आजकल की इस एडवांस दुनिया में हम सब लोग उस टू गुड टू बी ट्रू फ़ोन कॉल या मैसेज के अवेयर हैं। वही स्कैम फ़ोन कॉल जिसमें अचानक से हमें बताया जाता है कि हम बहुत बड़ी कोई अमाउंट या हम बहुत सारे कोई गिफ्ट्स जीत गए हैं। लेकिन अगर आप इसी सिनेरियो को इमेजिन करो कि यही सिनेरियो आज से 15 साल पहले हो रहा है, जब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और ऑन टॉप ऑफ दैट नेपाल जैसी एक जगह जो कि इतने सालों से सिविल वॉर में थी और अचानक से उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। और इसी दुनिया में रहती थी 19 साल की ख्याति श्रेष्ठा, और यही दुनिया ख्याति को अपनी मौत तक ले गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो एज यू गाइस माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड नेपाल से है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। जून 2009 में 19 साल की ख्याति श्रेष्ठा अपने पेरेंट्स गोपाल और राधा श्रेष्ठा के साथ नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में रहती थी। ख्याति बचपन से एक बहुत ज़्यादा ब्राइट और एम्बिशियस लड़की थी। मतलब वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, वो एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। और साथ में वो अपने कंट्री में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके जीत भी ऑलरेडी चुकी थी। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत इन्फेक्शियस थी एंड एवरीबडी अराउंड हर लव्ड हर। अब द थिंग इज कि ख्याति एक्चुअली काठमांडू से नहीं थी। 1990 में पैदा होने वाली ख्याति 2006 तक काठमांडू से 250 मील दूर एक शहर बीरत नगर में रही थी। और क्योंकि वो एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी बचपन से ही, तो उसने इवन 10th में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे और वो एक पायलट बनना चाहती थी। और जब उसने अपनी ये विश अपने पेरेंट्स को बताई और साथ में उसने उनको बताया कि वो 12th के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है, तो इवन तो उसकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, पर क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने उसको कम्प्लीटली उसके प्लान्स में सपोर्ट किया। और साथ में उन्होंने सोचा कि वो 11th और 12th भी इस शहर में नहीं पढ़ेगी, और इसलिए वो तीनों काठमांडू शिफ्ट हो गए और ख्याति ने जुबिलेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये शिफ्ट उन तीनों के लिए ही एक बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी के फ्यूचर को देखते हुए ख्याति के पेरेंट्स ने अपनी हर चीज़ को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गए। अब जैसे ही वो शिफ्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले काठमांडू के एक एरिया बलाजू में एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। इस अपार्टमेंट का ओनर बीरेन श्रेष्ठा एक बायोलॉजी टीचर था और वो इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खुद रहा करता था, और ऊपर के 3 फ्लोर्स उसने रेंट पर दे रखे थे। अच्छा, अब अदर देन बीइंग अ लैंडलॉर्ड, बीरेन खुद एक बायोलॉजी टीचर था और साथ में वो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ाया करता था घर पे। और जब ख्याति के पेरेंट्स ने ये देखा, तो उन्होंने बीरेन को रिक्वेस्ट की कि वो ख्याति को भी ट्यूशन पढ़ाए, और वो मान गया और ख्याति उससे पर्सनल प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ना शुरू हो गई। फाइनली इन तीनों की लाइफ इस नए शहर में सेट होना शुरू हुई ही थी कि अचानक से एक दिन बीरेन उनके पास आता है और उनको विदाउट एनी रीज़न अचानक से बताता है कि वो ये पूरी बिल्डिंग बेचना चाह रहा था। अब इस पर जब इस फैमिली ने मूव किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो नया घर लेंगे वो ख्याति के कॉलेज के पास लेंगे, और एग्जैक्टली वही उन्होंने किया। 5 जून 2009 की सुबह ख्याति रोज की तरह उठती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब सुबह सुबह ही अराउंड 8 बजे ख्याति के फ़ोन पे एक कॉल रिसीव होती है और उसको एक लड़की की बहुत एक्साइटेड तरीके से आवाज़ आती है, और वो लड़की ख्याति को बताती है कि वो वॉइस ऑफ वुमेन नाम के एक मैगजीन में लकी ड्रॉ जीत गई थी, और उस लकी ड्रॉ में ख्याति के 20,000 नेपाली रुपए और पोखरा की एक फ्री वेकेशन टिकट निकली थी। अब ये वो टाइम था जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही नेपाल के लोगों में इतनी ज़्यादा उस टाइम पे अवेयरनेस थी कि ऐसी स्कैम कॉल्स भी आ सकती हैं। और एग्जैक्टली यही ख्याति के साथ हुआ, और ख्याति को अभी ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसको ये कॉल कितनी भारी पड़ने वाली थी। और पोखरा is like one of the top most favorite destination वेकेशन पॉइंट्स ऑफ नेपाल, और ख्याति को खुद भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब वो ये खबर सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
और इसी एक्साइटमेंट में वो लड़की ख्याति को बताती है कि उसको ये गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए कुछ फॉर्म्स भी साइन करने पड़ेंगे, और इसके लिए वो उसको एक लोकेशन पुताली सड़क पे बुलाती है और वो उसको कहती है कि वो 1 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाए ताकि वो फॉर्म साइन करके अपनी जो प्राइज मनी और अपना गिफ्ट था वो कलेक्ट कर सके। इसी एक्साइटमेंट में ख्याति फ़ोन बंद कर देती है और अपने पेरेंट्स को फ़ौरन इन्फॉर्म करती है कि वो ये इतना बड़ा गिफ्ट जीती थी, और ये सुन के उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो प्राइज मनी कलेक्ट करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो अपने घर का जो सर्वेंट था उसको एज अ सिक्योरिटी ख्याति के साथ भेज देते हैं। अब ये सर्वेंट, इसका नाम राम था। ख्याति और राम इस लोकेशन पे उसी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं क्योंकि ये जगह कुछ ही दूर थी उनके घर से। अब जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं वहां पर उनको एक बहुत यंग सी लड़की जो कि ख्याति को अपनी ही एज की लग रही थी वो मिलती है। ये लड़की ख्याति को बताती है कि वो उस मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव थी, और इस लड़की को देखते ही, क्योंकि वो इतनी ट्रस्टवर्दी लग रही थी, तो ख्याति के दिमाग से शक के सारे ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं। और वो लड़की ख्याति को ये भी बताती है कि उस प्राइज मनी को वेरीफाई करने के लिए और वो फॉर्म्स फिल करने के लिए उसको अभी बहुत टाइम लगेगा, और वो सब कुछ करने के लिए ख्याति को उस लड़की के अपार्टमेंट में भी जाना पड़ेगा। और जब ख्याति ये सुनती है तो वो राम को घर वापस भेज देती है, और वो साथ में उसको कहती है कि वो सब कुछ करने के बाद वो प्राइज मनी कलेक्ट करके खुद ही घर वापस आ जाएगी। अब जैसे ही राम वहां से जाता है तो ख्याति उस लड़की के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है, और उस अपार्टमेंट में एंटर होते ही उसको एक आदमी नजर आता है और वो हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं, बीरेन था, बीरेन श्रेष्ठ था। वो इसी शॉक्ड हालत में बीरेन को पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था, तो बीरेन ख्याति को बताता है कि वो काफ़ी टाइम से इस मैगजीन के साथ काम कर रहा था और वो उस प्राइस मनी को एलोकेट करने में भी हेल्प कर रहा था। तो ख्याति क्योंकि उसको इतने टाइम से जानती थी, वो उससे ट्यूशन्स पढ़ती रही थी, वो उसके घर में रहती थी, तो उसने उसको बहुत इजीली ट्रस्ट कर लिया और वो दोनों बैठ के बातें करना शुरू हो गए। अब बातें करते करते बीरेन ने ख्याति को एक ड्रिंक ऑफर किया, और क्योंकि उसके दिमाग में ज़रा भी कोई शक नहीं था तो ख्याति ने वो ड्रिंक पी भी ली। और ख्याति को ये बिल्कुल पता नहीं था कि उस ड्रिंक में बीरेन ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई हुई थी। अब जैसे टाइम गुजरता गया और ख्याति का कुछ पता नहीं चला, शाम होने के करीब हो चुकी थी और ख्याति के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए थे। उन्होंने ख्याति को कॉल्स की, उन्होंने उस नंबर पे भी कॉल्स की जिस नंबर से उस रिप्रेजेंटेटिव ने ख्याति को अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की। इवन ख्याति के फ्रेंड्स को भी उसके पेरेंट्स ने कॉल की कि कहीं वो उनके घर ना चली गई हो, लेकिन कहीं से उनको कोई जवाब नहीं मिला। एंड एट दिस पॉइंट उसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए कि वो किधर गायब हो गई थी अचानक से। कुछ देर बाद ही देयर वर्स्ट नाइटमेयर्स रिटर्न इनटू अ रियलिटी। ख्याति के फादर गोपाल श्रेष्ठा को एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उनको बताया गया कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था और साथ में 10 लाख रैंसम मनी मांगी गई, और उनको वार्न भी किया गया कि अगर उन्होंने पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व किया तो ख्याति को मार दिया जाएगा। अब ये सुनने की देर थी और ख्याति के फादर के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन से अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सबसे पहला डिसीजन जो वो दोनों पेरेंट्स इस मैसेज के रिसीव होने के बाद लेते हैं वो ये था कि वो इस सब में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करने वाले थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और वो फ़ौरन से 10 लाख रुपए अरेंज करने की कोशिशों में लग जाते हैं। अब ये दोनों पेरेंट्स किसी ना किसी तरह लोगों से मांग कर और अपनी एक ज़मीन गिरवी रख के वो पैसे अरेंज कर लेते हैं, और साथ में वो अगले मैसेज के इंतज़ार में लग जाते हैं। और अगली ही सुबह उनको अगला मैसेज रिसीव हो जाता है जिसमें उनको बताया जाता है कि वो काठमांडू से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर बुटवाल आ जाएं। अब जैसे ही वो ये खबर सुनते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और वो बुटवाल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनको एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें उनको कहा जाता है कि वो वहां से अब चित्तौड़ आ जाएं, जो कि वहां से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर था। लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी तो वो वहां से भी चितवान चले जाते हैं। अब इनको इस जगह जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इनको एक और मैसेज रिसीव हुआ जिसके अंदर इनको बोला गया कि ये सोनाली आ जाए, और जब ये लोग सोनाली पहुंचे तो इनको एक आखिरी मैसेज रिसीव हुआ जिसमें इनको कहा गया कि ये बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग चले जाएं। अब दिस वाज वेरी वियर्ड फॉर हर पेरेंट्स, लेकिन वो और कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो दार्जिलिंग चले गए और वहां पर उनको एक
मैसेज रिसीव हुआ जिसके अंदर कहा गया कि वो वहाँ से अपने घर वापस चले जाएं, और साथ में उनको एक लोकेशन भेजी गई, एक होटल की लोकेशन, और उस लोकेशन के बारे में उनको कहा गया कि वो राम को उस लोकेशन पर पैसे देकर अकेले भेजें। अब इस पॉइंट पे आके चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। मतलब द फैक्ट कि उस किडनैपर को राम का भी पता था वाज वेरी वियर्ड एंड वेरी स्कैरी फॉर हर पेरेंट्स। लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और उनको हर हालत में अपनी बेटी वापस चाहिए थी, तो उन्होंने राम को उस लोकेशन पर पैसों के साथ ड्रॉप किया और खुद वो काठमांडू वापस चले गए। जिस लोकेशन पर राम को छोड़ा गया वो कक्कर भीटा थी। अब जैसे ही राम वो पैसे लेकर उस होटल में पहुंचा और उसने उस किडनैपर की शक्ल देखी, तो वो फौरन से बीरेन को पहचान गया। अब हुआ ये था कि बीरेन ने सिर्फ इस वजह से राम को पैसे लेकर आने को बोला था क्योंकि बीरेन वाज एक्सपेक्टिंग कि राम उसको नहीं पहचानेगा, क्योंकि ख्याति के पेरेंट्स तो उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। लेकिन जैसे ही बीरेन को रियलाइज हुआ कि राम भी उसको पहचान गया, उसने फौरन से राम को अटैक कर दिया। लेकिन राम किसी ना किसी तरह अपनी जान बचाकर पैसे वहीं छोड़कर वहां से भाग आया, और आते ही उसने सबसे पहले ख्याति के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि इस सब के पीछे बीरेन था। अब इवन तो ये सब कुछ हुआ था, लेकिन जो दोनों पेरेंट्स थे वो अभी भी होपफुल थे कि क्योंकि पैसे वहां पर जा चुके थे, बीरेन को मिल चुके थे, तो शायद वो उनकी बेटी को वापस भेज दे। लेकिन जब अगले दिन भी बीरेन ने उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, तो फाइनली श्रेष्ठाज को पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ा। जैसे ही पुलिस इन्वॉल्व हुई, सबसे पहले तो उन दोनों पेरेंट्स को पुलिस ने बहुत ज़्यादा डांटा कि वो इतने ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते थे। पर फिर वो उनकी सिचुएशन भी समझे और उन्होंने फाइनली ख्याति को ढूंढना शुरू कर दिया। और क्योंकि इस पॉइंट पे आगे बीरेन की इन्वॉल्वमेंट तो कंफर्म हो चुकी थी, तो ख्याति के पेरेंट्स ने पुलिस को उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया और पुलिस ने बीरेन को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जितने दिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हुआ ये कि साथ में पुलिस को न्यूज़ मिलनी शुरू हो गई कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में किसी लड़की के डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे। लेकिन क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था कि वो किसके बॉडी पार्ट्स थे, तो वो ख्याति के पेरेंट्स को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। ख्याति के गुमने के 17 दिन बाद 21 जून को बीरेन को काठमांडू से ही अरेस्ट किया गया, और जब उससे इंटेरोगेशन की गई, पुलिस ने उसको पूछा, तो उसने अपने क्राइम को एडमिट कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो नेपाली भी नहीं था, वो इंडियन था, और उसका नाम बीरेन श्रेष्ठा नहीं, बीरेन प्रधान था, और उसने अपना सरनेम चेंज किया था ताकि उसको कोई भी उसके सरनेम के बारे में पूछे ना। उसने बताया था कि वो टीचिंग कर करके पैसे कमा चुका था, और इस वजह से उसने फाइनली उन सब पैसों को इकट्ठे करके वो अपार्टमेंट्स बनाए थे। लेकिन टीचिंग करते हुए भी और जब उसने वो अपार्टमेंट्स रेंट पे दिए हुए थे, उस टाइम पे भी बीरेन को गैम्बलिंग की बहुत गंदी आदत थी, और पैसे हार हार के वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका था कि उसको वो अपार्टमेंट्स भी बेचने पड़े। लेकिन तब भी वो अपना पूरा डेट नहीं दे सका, और इस वजह से, क्योंकि उसको पता था कि ख्याति के जो पेरेंट्स थे वो उसके बाहर जाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, तो उसने ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। और फिर उसने पुलिस को बताया कि उसने कैसे ख्याति के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, और कुछ देर बाद ख्याति उठ गई थी। लेकिन जैसे ही ख्याति उठी और उसको रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए ख्याति ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसको चुप कराने के लिए बीरेन ने उसको क्लोरोफॉर्म स्मेल करवाया, और क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज की वजह से ख्याति की मौत हो गई। एंड दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। इसके बाद बीरेन ने किया ये कि उसने ख्याति की बॉडी को डिसमेंबर किया। उसने उसकी बॉडी के 10 डिफरेंट पार्ट्स किए, और फिर उसने नेपाल के अलग अलग सिटीज़ में उसके बॉडी पार्ट्स को जाके दफना दिया। अब दिस इज नॉट इवन द मोस्ट मेस्ड अप पार्ट इस पूरे केस का। जो लड़की जिसने ख्याति को अप्रोच किया था एज द मैगजीन रिप्रेजेंटेटिव, वो मरीना शाकिया के नाम से आइडेंटिफाई हुई, और पता ये चला कि उस लड़की की एज उस टाइम पे सिर्फ 16 साल थी, और वो बीरेन की स्कूल में स्टूडेंट थी, और बीरेन उसको ग्रूम करता आ रहा था, एंड बोथ ऑफ देम वर इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट डिस्कस्टिंग रिलेशनशिप। एंड माइंड यू, बीरेन उस टाइम पे 42 ईयर्स का था, और वो शादीशुदा था, और उसके 2 बच्चे भी थे। एंड अलॉन्ग विद दैट ही वाज इंडल्ज्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो अंडर एज बच्चों पे प्रे करता था। अब जो ये लड़की थी मरीना शाकिया, शी वॉज क्वाइट मेस्ड अप इन द हेड हर सेल्फ एज वेल, क्योंकि जब इसका इंटरव्यू पुलिस ने किया,
तो वो इस सारी चीज़ को बहुत कैजुअल ले रही थी। मतलब उस इंटरव्यू में उसको दिखाया गया कि वो प्रॉपर बैठ के वहाँ पर हँस रही थी इंटरव्यू देते हुए फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी सबके लिए। और साथ में उसने पुलिस को ये भी रिक्वेस्ट की कि उसकी तो सिर्फ ख्याति को अप्रोच करने के अलावा इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो इसलिए उसको सज़ा भी बहुत कम दी जाए। मतलब वो इस सारी चीज़ को सीरियस भी नहीं ले रही थी। और जब नेपाली लोगों ने ये इंटरव्यू देखा तो दे वर एनरेज्ड। अब इवन दो इस पॉइंट पे नेपाल में कैपिटल पनिशमेंट थी भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गई उस कंट्री में और people wanted them to get capital punishment. That is the good one we had. Did she tell me also? Yes, This she was a did. good one. Yeah, Okay. good one. Finally, I want to ask with you, what do you say like now? Finally, anything else to say? For me, I don't have anything, but I just hope for these things you can help me small punishment here, because I know it's not really easy, but still have, still have my glory for me, even my case is very big. That's why I need. लेकिन फिर फाइनली बिरेन को 39 ईयर्स ऑफ जेल सजा हुई, और मरीना शाकिया को इवन दो उस टाइम पे वो अंडर एज थी 34 ईयर्स ऑफ जेल सजा हुई। और मरीना इसी साल में जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक उसको छोड़ा गया ऑन द बेसिस ऑफ गुड बिहेवियर। So that's all for today, and I hope that you like my video. Do let me know in the comments below about what you think of this case. Stay happy and stay healthy. Thank you so much.